हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस क्लासेस 1 2 3 में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आरसी ट्रेड की टेस्ट सीरीज को लाए हुए हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में पूरे 90 प्रश्न हैं, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी क्वेश्चन के आंसर को हल करिए, क्वेश्चन को हल करिए। और आप लोग इसमें देखिए कि 90 में से कितना प्रश्न आप लोग सही करते हैं। तो दोस्तों 90 में से आप लोग जितना प्रश्न सही करेंगे उसको कमेंट में आप लोग जरूर बताएं। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसे लगी उसको भी बहुत जरूर बताइएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठंडा अथवा निम्न तापमान पैदा करने के प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी रेफ्रिजरेशन। तो दोस्तों ठंडा यानी जो कोल्ड एंड जो निम्न तापमान जो टेम्परेचर होता है उस प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो दोस्तों रेफ्रिजरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रेफ्रिजरेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाई रेफ्रिजरेशन सिस्टम किस चक्र पर कार्य करते हैं? वाई रेफ्रिजरेशन सिस्टम किस चक्र पर कार्य करते हैं? तो प्रतिवर्ती कॉर्नेट चक्र, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वास्तविक आयु रेफ्रिजरेशन किस चक्र पर कार्य करता है? वास्तविक आयु रेफ्रिजरेशन किस चक्र पर कार्य करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिवर्ती ब्रेटोन अथवा बैल कालमन चक्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेंट किस में ऊष्मा निष्कर्षण करता है? रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेंट किस में ऊष्मा निष्कर्षण करता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, यानी कंडेंसर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेंट किस में ऊष्मा प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इवापोरेटर। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर में ऊष्मा को प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वाई रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कौन कार्यकारी पदार्थ अथवा माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वायु, यानी जो एयर होती है। क्या होती है दोस्तों? एयर। अगला देखते हैं दोस्तों, एक रेफ्रिजरेशन टन का लगभग मान होता है। एक रेफ्रिजरेशन टन का लगभग मान होता है। तो ऑप्शन डी 3.5 किलोवाट। 3.5 किलोवाट। तो एक टन रेफ्रिजरेशन का लगभग मान जो होता है 3.5 किलोवाट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वाई रेफ्रिजरेशन सिस्टम का प्रयोग निम्न में किस स्थान पर किया जाता है? वाई रेफ्रिजरेशन सिस्टम का प्रयोग निम्न में किस स्थान पर किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, वायुयान। कहाँ पे किया जाता है दोस्तों? वायुयानों में, यानी एयरप्लेनों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रतिवर्ती कॉर्नेट रेफ्रिजरेशन का चक्र का निष्पादन गुणांक निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों जो निष्पादन गुणांक है अर्थात COP, जो प्रतिवर्ती कोऑर्डिनेट रेफ्रिजरेशन का जो COP होता है वो क्या होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन भी हो जाएगा T2/T1 माइनस T2। तो दोस्तों T2/T1 माइनस T2। तो जो है जहाँ पे T1 जो है क्रमशः उच्च तापमान है, जो हाई टेम्परेचर है, और T2 जो है निम्न तापमान है, यानी लो टेम्परेचर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रतिवर्ती कोऑर्डिनेट ऊष्मा पंप चक्र का निष्पादन गुणांक, यानी जो COP कोफिशिएंट होता है, निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो दोस्तों इसको हम लोग T1 माइनस T2 से, T1 माइनस T2 से प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रतिवर्ती कोऑर्डिनेट चक्र का निष्पादन गुणांक किस पर निर्भर करता है? प्रतिवर्ती कोऑर्डिनेट चक्र का निष्पादन गुणांक किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों उच्च तथा निम्न तापमान दोनों पर, उच्च तथा निम्न तापमान दोनों पर, अर्थात ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वाष्प संपीड़न रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेंट किनके मध्य द्रव अवस्था, यानी जो लिक्विड स्टेट अथवा अत्यंत आर्द्र वाष्प के रूप में होता है, अत्यंत वाष्प के रूप में होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है, कंडेंसर अथवा
प्रसार वाल्व, कंडेंसर अथवा प्रसार वाल्व। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसी कॉर्नेट रेफ्रिजरेशन चक्र का उच्च तापमान T1 300 केल्विन तथा निम्न तापमान T2 270 केल्विन है, इसका कॉर्नेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम का निष्पादन गुणांक अर्थात COP होगा। तो दोस्तों इसके लिए अभी हम लोग फार्मूले पढ़े हैं कि T2 अपान T1 माइनस T2 अपान T1 माइनस T2। तो दोस्तों इसमें जो है आपका T2 दिया हुआ है 270 अपान T1 300 माइनस 270। तो दोस्तों जब इसको माइनस करेंगे, नेक्स्ट अगला स्टेप जो करेंगे तो इसमें हो जाएगा आपका 270 और 270 में से 300 घटाएंगे, 370 में से 200 घटाएंगे तो दोस्तों इसमें आपका बचेगा 30। कितना बचेगा दोस्तों? 30। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 27 को काट देंगे, 3 9 27, तो अर्थात क्या आ जाएगा दोस्तों? 9 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसका निष्पादन गुणांक क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा अवयव यानी जो एलिमेंट है वाष्प संपीड़ित रेफ्रिजरेशन सिस्टम से संबंधित नहीं है? वाष्प एयर संपीड़ित रेफ्रिजरेशन सिस्टम से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रसरण टरबाइन। एक्सपेंशन टरबाइन जो होता है वाष्प संपीड़न रेफ्रिजरेशन सिस्टम से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसमें कूलिंग इफेक्ट अथवा रेफ्रिजरेशन प्रभाव पर प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इवापोरेटर। इवापोरेटर में जो होता है कूलिंग प्रभाव अथवा रेफ्रिजरेशन प्रभाव प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कहाँ पर रेफ्रिजरेंट गुप्त ऊष्मा का परित्याग रिजेक्शन करता है? निम्नलिखित रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कहाँ पर रेफ्रिजरेंट गुप्त ऊष्मा का परित्याग करता है? तो दोस्तों कंडेंसर में। कहाँ पे दोस्तों? कंडेंसर में। वो क्या करता है? कंडेंसर में रिजेक्शन होता है, कंडेंसर में रिजेक्शन करता है। अगला देखते हैं, घरेलू रेफ्रिजरेशन में निम्न रेफ्रिजरेंट प्रयोग किया जाता है। घरेलू रेफ्रिजरेशन में निम्न रेफ्रिजरेंट प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों घरेलू में फ्रियान 12 क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों? फ्रियान 12 प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रायः किस प्रकार प्रसार युक्ति का प्रयोग किया जाता है? घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रायः किस प्रसार युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, कैपिलरी ट्यूब। किसका दोस्तों? कैपिलरी ट्यूब का। यानी जो घरेलू यानी जो होम रेफ्रिजरेशन होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, जो उसमें कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो कैपिलरी ट्यूब का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं दोस्तों, घरेलू कार्यों के लिए रेफ्रिजरेंट में सबसे महत्वपूर्ण निम्न गुण है। तो दोस्तों ऑप्शन बी, अविषालु। कैसा होना चाहिए? अविषालु होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सील्ड घरेलू रेफ्रिजरेटर में किस रेफ्रिजरेंट की अधिक लोकप्रियता है? तो दोस्तों सील्ड घरेलू रेफ्रिजरेटर में F12 किसकी दोस्तों? F12 होती है, फ्रियान 12 रेफ्रिजरेंट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वाष्प अवशोषण सिस्टम वेपर एब्जॉर्बेशन सिस्टम में किस रेफ्रिजरेंट का प्रयोग प्रायः किया जाता है? तो दोस्तों NH3, जिसको हम अमोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अमोनिया कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक रेफ्रिजरेंट में यह गुण होना चाहिए। एक रेफ्रिजरेंट में कौन सा गुण होना चाहिए? उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों वह उच्च गुप्त ऊष्मा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उच्च गुप्त ऊष्मा, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस रेफ्रिजरेंट के साथ स्टील पाइपिंग का प्रयोग किया जाता है? किस रेफ्रिजरेंट के साथ स्टील पाइपिंग का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन बी, NH3 के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा द्वितीयक रेफ्रिजरेंट है? तो द्वितीयक रेफ्रिजरेंट यानी जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है वो कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन डी, ठंडा जल। यानी जो ठंडा जल होता है, यानी जो वाटर होता है, कोल्ड वाटर, वो द्वितीयक रेफ्रिजरेंट यानी सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वायु रेफ्रिजरेशन चक्र का प्रयोग किया जाता है। वायु रेफ्रिजरेशन चक्र का प्रयोग किया जाता है। तो वायु रेफ्रिजरेशन चक्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है? द्रवित गैस उत्पादन में ठोस
CO2 निर्माण करने में, अत्यंत निम्न तापमान सृजित करने में, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी है। अगला देखते हैं दोस्तों, सिस्टम में रेफ्रिजरेटर का लीकेज निम्न में से किसके द्वारा पहचान किया जाता है? तो दोस्तों उपरोक्त में से किसी से नहीं, उपरोक्त में से उपरोक्त में से कोई एक, यानी जो सिस्टम में रेफ्रिजरेंट जो होता है उसका लीकेज अगर हमको पता करना है तो सल्फर कैल्डिंग टेस्ट से भी पता करते हैं, साबुन व जल टेस्ट से भी, और हैलाइट टार्च से भी हम लोग लीकेज को पता कर सकते हैं। इसके अलावा एक होता है मैनीफोल्ड गेज सेट, मैनीफोल्ड गेज सेट, उससे भी हम इसकी लीकेज को पहचानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से प्राथमिक कौन सा प्राथमिक रेफ्रिजरेंट नहीं है? तो प्राथमिक रेफ्रिजरेंट दोस्तों क्या नहीं है? ब्राइन घोल, जो ब्राइन घोल होता है वो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रेफ्रिजरेंट R11 का रासायनिक सूत्र निम्न है। रेफ्रिजरेंट R11 का रासायनिक निम्न सूत्र है तो दोस्तों ऑप्शन ए CCl3F होता है, CCl3F होता है। अगला देखते हैं दोस्तों, रेफ्रिजरेंट R141 का रासायनिक सूत्र निम्न है। रेफ्रिजरेंट R141 का रासायनिक सूत्र है तो दोस्तों ऑप्शन सी C2H3Cl2F होता है R141 का। अगला देखते हैं दोस्तों, रेफ्रिजरेंट फ्रियान है, रेफ्रिजरेंट फ्रियान है तो दोस्तों डाइफ्लोरोमीथेन, रेफ्रिजरेंट फ्रियान है, डाइफ्लोरोमीथेन है। अगला देखते हैं दोस्तों, वायुयान में रेफ्रिजरेशन हेतु सामान्यतः प्रयोग होने वाला रेफ्रिजरेंट होता है। वायुयान में रेफ्रिजरेशन सामान्यतः प्रयोग होने वाला रेफ्रिजरेंट होता है तो दोस्तों वायु होता है, क्या होता है? एयर, ऑप्शन डी एयर होता है, क्या होता है? एयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक अच्छे रेफ्रिजरेंट का वाष्प दाब होना चाहिए, एक अच्छे रेफ्रिजरेंट का वाष्प दाब होना चाहिए तो वायुमंडल दाब से अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? वायुमंडलीय दाब से अधिक होना चाहिए, अर्थात ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक रेफ्रिजरेंट का कौन सा अवांछनीय गुण, यानी जो अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी है, एक रेफ्रिजरेंट का अवांछनीय गुण है तो दोस्तों उच्च क्वथनांक, हाई क्वथनांक। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस रेफ्रिजरेंट का सबसे निम्न जमाव बिंदु होता है? निम्न में से किस रेफ्रिजरेंट का सबसे निम्न जमाव बिंदु होता है? तो दोस्तों फ्रियान 11 का। किसका दोस्तों? फ्रियान 11 का, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा रेफ्रिजरेंट सबसे अधिक विषैला, टॉक्सिक व ज्वलनशील यानी फ्लेमेन होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। किसका दोस्तों? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रायः यह संपीडक प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों घरेलू में कौन सा संपीडक यानी कंप्रेसर, संपीडक को क्या कहते हैं दोस्तों? कंडेंसर। तो इसमें कौन सा कंडेंसर घरों में प्रयोग किया जाता है? तो हार्मेटिकली सील्ड संपीडक, हार्मेटिकली सील्ड संपीडक, यानी जो हार्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर होता है उसका प्रयोग हम लोग घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, घरेलू रेफ्रिजरेटर साधारणतः किस क्षमता तक में पाए जाते हैं? तो दोस्तों जो होम रेफ्रिजरेटर होते हैं वह उसकी जो कैपेसिटी होती है साधारणतः, यानी जो सिंपल कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात 1/10 टन होती है, 1/10 टन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, घरेलू रेफ्रिजरेटर किस चक्र पर कार्य करते हैं? घरेलू रेफ्रिजरेटर जो होते हैं किस चक्र पर कार्य करते हैं? तो दोस्तों घरेलू रेफ्रिजरेटर वाष्प संपीड़क चक्र, वाष्प संपीड़न चक्र पर कार्य करते हैं, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसी गैस को द्रवीकृत करने के लिए उसका तापमान होना चाहिए, किसी गैस को द्रवीकृत करने के लिए उसका तापमान होना चाहिए तो क्रांतिक ताप से कम होना चाहिए, क्रांतिक ताप से कम, अर्थात ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वायु रेफ्रिजरेशन चक्र निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? वायु रेफ्रिजरेशन चक्र निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों गैस द्रवीकरण में, गैस द्रवीकरण में, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बेल-कॉलमैन चक्र
निम्न चक्र पर कार्य करता है। तो दोस्तों बेल कालमेन चक्र निम्न चक्र पर कार्य करता है। तो कौन से चक्र पर? तो प्रतिवर्ती जूल चक्र, ऑप्शन बी प्रतिवर्ती जूल चक्र पर कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वाष्प संपीड़न चक्र में प्रसार वाल्व के ठीक बाद रेफ्रिजरेंट किस अवस्था में रहता है? वाष्प संपीड़न चक्र में प्रसार वाल्व के ठीक बाद रेफ्रिजरेंट किस अवस्था में रहता है? तो दोस्तों आर्द्र अवस्था में रहता है। किस में रहता है? आर्द्र अवस्था में, अर्थात ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रेफ्रिजरेंट में उपस्थित नमी को इनमें से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? रेफ्रिजरेंट में उपस्थित नमी को इनमें से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो दोस्तों शोषकों द्वारा, यानी ड्रायर्स के द्वारा हम लोग हटा सकते हैं रेफ्रिजरेंट में नमी को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, फ्रियान रेफ्रिजरेंट प्लांट में कंडेंसर तथा इवेपोरेटर की नलिकाओं को बनाया जाता है। फ्रियान रेफ्रिजरेटर प्लांट में कंडेंसर तथा इवेपोरेटर की नलिकाओं को बनाया जाता है। तो दोस्तों तांबे की, किसकी बनाया जाता है दोस्तों? तांबे की बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर, जो इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी वाष्प अवशोषक रेफ्रिजरेशन चक्र पर, वाष्प अवशोषक रेफ्रिजरेशन चक्र पर कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कमर्शियल बर्फ प्लांट में किस रेफ्रिजरेंट का प्रयोग किया जाता है? कमर्शियल बर्फ प्लांट में किस रेफ्रिजरेंट का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों बर्फ प्लांटों में हम लोग अमोनिया का प्रयोग करते हैं। किसका दोस्तों? अमोनिया का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडलीय दाब पर अमोनिया का क्वथनांक कितना होता है? वायुमंडलीय दाब पर अमोनिया का क्वथनांक कितना होता है? तो दोस्तों ऑप्शन डी -33.3 डिग्री सेंटीग्रेड, -33.3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस रेफ्रिजरेंट की गुप्त ऊष्मा अधिकतम होती है? निम्न में से किस रेफ्रिजरेंट की गुप्त ऊष्मा अधिकतम होती है? तो दोस्तों ऑप्शन डी अमोनिया की। किसकी होती है दोस्तों? अमोनिया की जो होती है गुप्त ऊष्मा अधिकतम होती है। तो अमोनिया की जो गुप्त ऊष्मा होती है दोस्तों कितना होता है? 1368.9 किलो जूल प्रति केजी होती है। 1368.9 किलो जूल प्रति केजी होती है। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा रेफ्रिजरेंट अपेक्षाकृत सस्ता है? निम्न में से कौन सा रेफ्रिजरेंट अपेक्षाकृत सस्ता है? तो दोस्तों अमोनिया। क्या है दोस्तों? अमोनिया जो है अपेक्षाकृत सस्ता होता है। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा रेफ्रिजरेंट अपेक्षाकृत अधिक कीमती है? तो दोस्तों जो अधिक कीमती है तो फ्रियान 12 है। कौन सा है दोस्तों? फ्रियान 12, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रेफ्रिजरेशन सिस्टम किस नियम यानी किस लॉ पर कार्य करता है? तो दोस्तों ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पर, अर्थात ऑप्शन सी ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पर कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रेफ्रिजरेशन प्रभाव को निम्न में प्रदर्शित किया जाता है। रेफ्रिजरेशन प्रभाव को निम्न में प्रदर्शित किया जाता है। तो किलो जूल प्रति मिनट, किलो कैलोरी प्रति मिनट, किलो जूल प्रति सेकंड। तो उपरोक्त सभी के द्वारा हम लोग रेफ्रिजरेशन प्रभाव को प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एसआई यूनिट में रेफ्रिजरेशन प्रभाव को व्यक्त किया जाता है। एसआई यूनिट में रेफ्रिजरेशन प्रभाव को व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों किसमें व्यक्त किया जाता है? तो किलो जूल प्रति सेकेंड में, किलो जूल प्रति सेकेंड में हम लोग एसआई यूनिट में प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस सिस्टम में संपीड़क की आवश्यकता नहीं पड़ती? किस सिस्टम में संपीड़क की आवश्यकता नहीं पड़ती? तो दोस्तों वाष्प अवशोषण सिस्टम, ऑप्शन सी वाष्प अवशोषण सिस्टम में हमें संपीड़क की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कंप्रेसर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को नियमित करने के लिए किस युक्ति डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को नियमित करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों प्रसार वाल्व, कैपिलरी ट्यूब, सोलेनोइड वाल्व, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हम लोग ऑप्शन जो हो जाएगा इसका डी सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। तो रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को नियमित करने के लिए हम प्रसार वाल्व, कैपिलरी ट्यूब, सोलेनोइड वाल्व सभी का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसमें एक और आता है फ्लोट वाल्व। क्या आता है दोस्तों? फ्लोट वाल्व। अगला देखते हैं दोस्तों, घरेलू रेफ्रिजरेटर के कैपिलरी ट्यूब किस उद्देश्य पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है? घरेलू रेफ्रिजरेटर में कैपिलरी ट्यूब किस उद्देश्य पूर्ति के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को नियंत्रित करना।
रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वाष्प अवशोषक सिस्टम का निष्पादन गुणांक वाष्प संपीड़न की तुलना में होता है। वाष्प अवशोषक सिस्टम का निष्पादन गुणांक वाष्प संपीड़न सिस्टम की तुलना में होता है, तो दोस्तों क्या होता है, कम होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वाष्प संपीड़न सिस्टम में शुष्क संपीड़न यानी ड्राई कंप्रेशन का क्या मतलब होता है? ड्राई कंप्रेशन का क्या मतलब होता है? तो इसका दोस्तों ऑप्शन ए सही है। संपीड़क में वाष्प शुष्क संतृप्त ड्राई सैचुरेटेड अवस्था में प्रवेश करती है। जो कंप्रेसर में वाष्प शुष्क यानी ड्राई सैचुरेटेड अवस्था में क्या करती है, प्रवेश करती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वाष्प संपीड़न सिस्टम की तुलना में वायु रेफ्रिजरेशन सिस्टम का निष्पादन गुणांक यानी COP होता है, तो दोस्तों ऑप्शन बी काफ़ी कम होता है। क्या होता है, कम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ऐसे स्थानों पर जहां विद्युत पावर उपलब्ध नहीं है, अन्य ऊर्जा स्रोत जैसे भाप, फ्लू गैस आदि से कौन सा रेफ्रिजरेशन सिस्टम चलाया जाता है? तो दोस्तों वाष्प अवशोषक सिस्टम अर्थात ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में से निष्कासित ऊष्मा हीट एक्सट्रैक्टेड तथा किए गए कार्य के अनुपात को कहते हैं, तो उसको हम लोग रेफ्रिजरेशन सिस्टम का निष्पादन गुणांक यानी COP कहते हैं। क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन सिस्टम का निष्पादन गुणांक कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेंट का प्रवाह किस विधि द्वारा होता है? इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेंट का प्रवाह किस विधि द्वारा होता है? तो दोस्तों गुरुत्व द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? गुरुत्व के द्वारा, अर्थात ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मीट्रिक यूनिट में 1 टन रेफ्रिजरेशन किसके बराबर होता है? मीट्रिक यूनिट में 1 टन रेफ्रिजरेशन किसके बराबर होता है? तो 50 किलो कैलोरी प्रति मिनट के बराबर होता है। 50 किलो कैलोरी प्रति मिनट के बराबर जो होता है मीट्रिक टन में होता है। अगला देखते हैं दोस्तों, सापेक्षिक निष्पादन गुणांक रिलेटिव COP अनुपात है, तो दोस्तों जो इसका आंसर है वह ऑप्शन बी है, वास्तविक COP अपान सैद्धांतिक COP होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में किस रेफ्रिजरेंट का क्वथनांक उच्चतम होता है? निम्न में किस रेफ्रिजरेंट का क्वथनांक उच्चतम होता है? तो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड का होता है। किसका होता है? सल्फर डाइऑक्साइड यानी ऑप्शन सी SO2। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न रेफ्रिजरेटरों में किसका क्रांतिक तापमान यानी क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उसका किसका सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड का। ऑप्शन बी सही है, सल्फर डाइऑक्साइड का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, फ्रोस्टिंग का क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों ऑप्शन बी, इवापोरेटर कॉइल पर बर्फ जमना। फ्रोस्टिंग जो होता है, इवापोरेटर कॉइल पर क्या होता है, बर्फ जम जाती है, तो वही फ्रोस्टिंग कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसी रेफ्रिजरेटर में कूलिंग कॉइल पर फ्रोस्ट जमा होने का क्या होता है? किसी रेफ्रिजरेटर में कूलिंग कॉइल पर फ्रोस्ट जमा होने पर क्या होता है? तो दोस्तों ऊष्मा स्थानांतरण कम हो जाता है। क्या हो जाता है? ऊष्मा स्थानांतरण कम हो जाता है, अर्थात ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रेफ्रिजरेशन चक्र के कंडेंसर में अवशीतन सब कूलिंग का क्या प्रभाव पड़ेगा? रेफ्रिजरेशन चक्र के कंडेंसर में अवशीतन सब कूलिंग का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सिस्टम का COP और क्षमता में वृद्धि होगी। ऑप्शन डी, सिस्टम का COP और क्षमता में क्या हो जाएगी? वृद्धि होगी। जब रेफ्रिजरेशन चक्र के कंडेंसर अवशीतन का क्या प्रभाव पड़ता है? सिस्टम का COP और क्षमता में वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में संपीड़न के पूर्व वाष्प यानी वेपर का सुपर हीटिंग का प्रभाव होता है। तो सुपर हीटिंग का प्रभाव क्या होता है? वह शुद्ध रेफ्रिजरेशन प्रभाव को बढ़ाता है। क्या करता है? शुद्ध रेफ्रिजरेशन प्रभाव को बढ़ाता है, अर्थात ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यदि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इवोपोरेटर तापमान में वृद्धि होती है तो वृद्धि होती है तो क्या होती है? सिस्टम का COP
तथा क्षमता में वृद्धि हो जाती है। जब रेफ्रिजरेशन सिस्टम के इवेपोरेटर के तापमान में जब वृद्धि करते हैं तो सिस्टम का COP तथा क्षमता में वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वाष्प संपीड़न रेफ्रिजरेशन सिस्टम में चक्र के दौरान निम्नतम तापमान एवं न्यूनतम दाब होता है, तो वह दाब कब होता है? तो दोस्तों प्रसार के बाद होता है, यानी एक्सपेंशन के बाद वाष्प संपीड़न रेफ्रिजरेशन सिस्टम में चक्र के दौरान न्यूनतम तापमान एवं न्यूनतम दाब जो होता है प्रसार एक्सपेंशन के बाद होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वाष्प संपीड़न सिस्टम में कंडेंसर से निकलने के बाद रेफ्रिजरेंट किस अवस्था में होता है? तो दोस्तों सेचुरेटेड अवस्था में होता है, यानी सेचुरेटेड लिक्विड, यानी संतृप्त द्रव होता है। क्या होता है? संतृप्त द्रव होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वाष्प अवशोषण सिस्टम से संबंधित न होने वाले अवयव को चिन्हित कीजिए। वाष्प अवशोषण सिस्टम से संबंधित न होने वाले अवयव को चिन्हित कीजिए। तो दोस्तों कंप्रेसर, क्या है? कंप्रेसर यानी संपीड़क, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अमोनिया रेफ्रिजरेंट है, अमोनिया रेफ्रिजरेंट है, तो ये कैसा रेफ्रिजरेंट है? उच्च विषालु तथा ज्वलनशील, उच्च विषालु तथा ज्वलनशील, हाईली टॉक्सिक एंड फ्लेमेबल है, फ्लेमेबल है। अमोनिया रेफ्रिजरेंट कैसा है? हाईली टॉक्सिक है एंड फ्लेमेबल है, यानी ज्वलनशील है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, शुष्क संपीड़न ड्राई कंप्रेशन से क्या लाभ है? शुष्क संपीड़न ड्राई कंप्रेशन से क्या लाभ है? तो ऑप्शन सी, यह उच्च गति प्रयोग होने के लिए अनुमति करता है, यह उच्च गति प्रयोग होने के लिए क्या करता है? अनुमति करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वाष्प अवशोषण सिस्टम में लिथियम ब्रोमाइड प्रयोग किया जाता है, वाष्प अवशोषण सिस्टम में लिथियम ब्रोमाइड प्रयोग किया जाता है, तो अवशोषक के रूप में, किसके रूप में दोस्तों? अवशोषक के रूप में, एब्जॉर्बेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में? एब्जॉर्बेंट के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इवेपोरेटर के तापमान को स्थिर रखते हुए यदि कंडेंसर कंडेंसर ताप को कम कर दिया जाए तो रेफ्रिजरेंट का COP पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रेफ्रिजरेटर का COP क्या हो जाता है? बढ़ जाएगी, COP बढ़ जाएगी, अर्थात ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यदि किसी प्लांट के कंडेंसर तापमान को स्थिर यानी कांस्टेंट कर रखते हुए इवेपोरेटर तापमान को कम कर दिया जाए तो संपीड़क लोड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों जो संपीड़क का लोड होगा वह अधिक हो जाएगा, यानी अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1 टन रेफ्रिजरेशन होता है, सबसे आसान सवाल, 1 टन रेफ्रिजरेशन होता है, तो ऑप्शन बी 210 किलो जूल प्रति मिनट, 210 किलो जूल प्रति मिनट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक रेफ्रिजरेटर में कंडेंसर तापमान कंडेंसिंग टेम्परेचर होता है, तो कंडेंसिंग टेम्परेचर कितना होता है दोस्तों? तो वह तापमान जिस पर रेफ्रिजरेंट द्रवित होता है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक रेफ्रिजरेंट का यह वांछनीय गुण है, रेफ्रिजरेंट का वांछनीय गुण है, तो उपरोक्त सभी है। क्या है दोस्तों? उपरोक्त सभी है। उच्च क्रांतिक दाब, उच्च गुप्त ऊष्मा और निम्न क्वथनांक, ये सभी जो है रेफ्रिजरेंट का वांछनीय गुण है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अमोनिया की गुप्त ऊष्मा का मान है, अमोनिया की गुप्त ऊष्मा का मान है, तो दोस्तों ऑप्शन डी 314 किलो कैलोरी प्रति केजी होता है अमोनिया की गुप्त ऊष्मा का मान। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सल्फर डाइऑक्साइड का क्वथनांक कितना होता है? तो दोस्तों ऑप्शन डी -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का क्वथनांक कितना होता है? -10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वायुमंडलीय दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वायुमंडलीय दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड का क्वथनांक क्या होता है? तो ऑप्शन ए -78.5 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आता है दोस्तों? -78.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वायुमंडलीय दाब पर अमोनिया का विशिष्ट गुरुत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, तो वो कितना होता है दोस्तों? तो 0.685 अर्थात ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निष्पादन गुणांक का मान हमेशा 1 होता है,
तो निष्पादन गुणांक का मान क्या होता है दोस्तों, 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, घरेलू वातानुकूलन की अपेक्षा घरेलू रेफ्रिजरेशन का निष्पादन गुणांक होता है। तो घरेलू वातानुकूलन की अपेक्षा घरेलू रेफ्रिजरेशन का निष्पादन गुणांक क्या होता है दोस्तों, अपेक्षाकृत कम होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, घरेलू रेफ्रिजरेटर की क्षमता किस परास तक होती है, घरेलू रेफ्रिजरेटर की क्षमता किस परास तक होती है। तो दोस्तों 0.1 से 0.3 TR होती है, 0.1 से 0.3 टन तक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वातानुकूलन का तात्पर्य है किसी स्थान की वायु के, किसी स्थान की वायु के तापमान तथा आर्द्रता का नियंत्रण, स्वच्छता या शुद्धता का नियंत्रण, गति का नियंत्रण यानी टेम्परेचर एवं ह्यूमिडिटी का जो है नियंत्रित करें, और क्लीननेस और प्योरिटी स्पीड का नियंत्रण करें। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है। क्या है दोस्तों, उपरोक्त सभी सही है। वातानुकूलन का तात्पर्य किसी स्थान के वायु के तापमान और आर्द्रता का नियंत्रण, स्वच्छता या शुद्धता, गति का नियंत्रण, ये सभी ऑप्शन डी सही है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोगों को 90 में से कितना क्वेश्चन आप लोग सही किए हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों एक बात और, आप लोग वीडियो को शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों चलिए, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।